हे एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, वर्ब का टॉपिक चल रहा है, वर्ब का सेशन चल रहा है आपकी क्लासेस का। तो हम लास्ट वीडियो के अंदर हेल्पिंग वर्ब के पहला पार्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस कर चुके हैं कि टू डू की फॉर्म आपके हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का कैसे काम करती हैं, टू हैव की फॉर्म आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का कैसे काम करते हैं, और टू बी की फॉर्म लास्ट में जो वीडियो में मज़ा आया था कि टू बी की फॉर्म जो है लिंकिंग वर्ब का काम कैसे करती हैं या हेल्पिंग वर्ब का कैसे करती हैं। इस चीज़ का पता लगाने के लिए इससे पहले वाली जो वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है उस वीडियो पर जाके चेकआउट करें। क्लियर पॉइंट, उसको चेक करें, उसको देखें, आप समझे उसको, तभी ये वीडियो करने का फ़ायदा है। तो इससे पहले कि आज का सेशन स्टार्ट करें, वेलकम अगेन, वेलकम। आई होप यू आर हैप्पी। क्लियर पॉइंट, आज का जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका मोडाल्स यूज होने वाला है। मोडाल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है मोडाल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ में आई बात है? कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है आपका वो है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। कौन सा पॉइंट है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, ऑट टू, नीड। सेकंड पॉइंट जो है नीड और डेयर है, और थर्ड पॉइंट है यूज टू। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट के बारे में बेसिक जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखो बकवास बिल्कुल नहीं करनी है, हमको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो मैंने कहा यू या वी ought टू लर्न इंग्लिश। क्लियर पॉइंट, सॉरी, वी ought टू ऑनेस्ट टू वंस पॉइंट या वंस डीलिंग। हम इस सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेंटेंस में आपका बेसिक एक जो मोडाल्स है, बेसिकली जिस मोडाल्स के बारे में आप सीखना चाहते हो कि सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल्स हैं उनके अंदर कैन, कुड, इंडिविजुअली मैं मोडाल्स के ऊपर आपकी क्लास लूँगा, लेकिन ऑफिशियली बाद में लूँगा, अभी नहीं। तो फिलहाल हमें बेसिक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप होते हैं वो कैसे होते हैं कि जब भी कभी भी सेंटेंस में कोई भी मोडाल्स यूज़ होगा, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना है कि मोडाल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आते हैं। किस में यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपका जवाब जो है, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ही हम अगला पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट ये चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या इस सेंटेंस में इस मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है क्या? तो ought टू जो है आपका मोडाल्स है। क्या आपका? मोडाल्स है। अब मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना ज़रूरी है। लेकिन इधर जो दे रखा है ना, इधर ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव आपकी एक क्वालिटी है। क्या आपकी क्वालिटी है कि ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। तो ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो तो एडजेक्टिव होती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो क्वालिटी है यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने कहा कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ये तो एडजेक्टिव आ रखा, तो इसका मतलब तो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब या तो हम एडजेक्टिव से कोई ना कोई वर्ब बनाएं, और या फिर हम अपनी तरफ से ऐसी वर्ब ऐड करें जो यहाँ के लिए सूटेबल हो। क्लियर पॉइंट। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर सूटेबल वर्ब लगानी है, एप्रोप्रिएट वर्ब लगानी है, तो वो केवल एंड केवल एक ही वर्ब लग सकती है। वो कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब लग सकती है? लिंकिंग वर्ब, जो कि टू बी की फॉर्म होती है। कौन सी होती है आपकी टू बी की फॉर्म? बी की फॉर्म जो होती है, बी खुद भी होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ होगी वो इज़-एम-आर यूज़ नहीं होगी, क्योंकि मोडाल्स पहले आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है। हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में एक ही यूज़ होती है, डबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखना है कि मोडाल्स आपका आ चुका है, तो दूसरा इज़-एम-आर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आनी है। तो हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे हम? जल्दी से बताओ, क्या ऐड कर देंगे? बी की फॉर्म ऐड कर देंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा वी ought टू बी ऑनेस्ट टू
वंस डीलिंग, क्या बन जाएगा, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट टू वंस डीलिंग। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। दिस पार्सल शुड बी डिस्पैच टुमारो। क्लियर पॉइंट, दिस पार्सल शुड बी डिस्पैच टुमारो। अब बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मोडाल्स जो होता है, कोई भी मोडाल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जो बेसिक उसका पॉइंट है, बेसिक पॉइंट क्या है कि हमें पता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ध्यान से समझना कि शुड के बाद बी के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है। क्लियर पॉइंट, मोडाल्स के बाद शुड के बी के रूप में शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म में आ चुकी है। जैसे यहाँ पर ओट टू के बाद वर्ब नहीं थी तो हमने यहाँ वर्ब लगा दी बी फॉर्म। क्लियर पॉइंट, लेकिन यहाँ पर भी बी आ चुकी है। दूसरी बात, डिस्पैच भी आपकी एक अनदर सेकंड जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म है। अब दो वर्ब यूज नहीं की जा सकती हैं। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, टू बी की फॉर्म है बी, यहाँ पर क्या है, टू बी की फॉर्म। और टू बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब दो ही तरीके से आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो लास्ट वीडियो जाके देखो। टू बी की फॉर्म के बाद दो ही तरीके की वर्ब यूज होती हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, थर्ड फॉर्म ऑफ या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है। अब आईएनजी अगर आएगी, ध्यान रखो, आईएनजी अगर आएगी तो ये बनेगा आपका एक्टिव। क्या बनने वाला है, ये एक्टिव। और थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो ये आपका बनने वाला है पैसिव। क्या बनने वाला है, पैसिव। और एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस क्या है, पैसिव तो तभी आएगा जब सब्जेक्ट उसका काम है नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली आपको ये पता चल गया 101% कि ये वाली जो वर्ब दे रखी है यहाँ पर, ये वर्ब बिल्कुल गलत है, ये वर्ब बिल्कुल गलत है। क्योंकि बी की फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म तो कभी भी नहीं आ सकती, या तो आईएनजी आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। किस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही जवाब, अगर सब्जेक्ट डूअर हुआ, अगर सब्जेक्ट डूअर हुआ तो हमें इस वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर हुआ, नॉट डूअर हुआ, डूअर नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो इस वर्ब के साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, इस वर्ब को पैसिव में यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब। तो आप को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पार्सल है क्या अपने आप को डिस्पैच करेगा, क्या बिल्कुल नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है भाई आपका, सब्जेक्ट जल्दी बोलो क्या है, सब्जेक्ट नॉट डूअर है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो ये वर्ब कैसी आएगी, ये वर्ब पैसिव आएगी। क्या आएगी, ये वर्ब पैसिव में आएगी। और पैसिव में बी की फॉर्म के बाद क्या आता है, V3 आता है। क्या आता है, V3 आता है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे, क्या करेंगे, दिस पार्सल कैसे लिखेंगे, दिस पार्सल शुड बी डिस्पैच टुमारो। क्लियर है। तो क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा दिस पार्सल शुड बी डिस्पैच टुमारो। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास दो मूवमेंट बनेंगी कि जो आपका मोडाल्स है, मोडाल्स के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले चेक ये करना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो आप बी लगा सकते हैं। दूसरी बात, मोडाल्स के साथ अगर बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया, तो उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म को ही
तलाशना है, फॉर्म को ही मतलब ढूंढना है कि या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। वो डिपेंड किस पे पड़ेगा, डिपेंड करेंगे किसके ऊपर कि वो सब्जेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे पार्सल काम नहीं कर रहा था डिस्पैच का, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। सब्जेक्ट काम है नहीं कर रहा था तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा होता तो हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर देते या फिर हम बी को काट देते। क्या कर देते, हमारे पास दो ऑप्शन होते, या तो हम डिस्पैच लिख देते या बी डिस्पैचिंग लिख देते। तो दोनों आपके आंसर सही रहेंगे, लेकिन यहाँ जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। क्लियर पॉइंट। तो अगला जो पॉइंट है हम बात करने वाले नीड और डेयर के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर है, नीड और डेयर के ऊपर। तो जो नीड और डेयर है आपका, जो सेकंड टाइप मोडाल्स मैंने आपको बोला था नीड और डेयर, ये आपका दो तरीके से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है, दो तरीके से। जब भी किसी भी सेंटेंस में नीड और डेयर आते हैं तो आपके दो तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो कौन कौन सा तरीका है उससे बताने से पहले मैं आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक ट्रिकी बेस हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो ट्रिक है उसके तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे तो आपका 101% क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, बिल्कुल सही रहेगा। रेयर चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाए, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी सेंटेंस में नीड या डेयर कहीं पर भी यूज़ हो तो इनके तुरंत बाद आपको मैक्सिमम नोट को ढूंढना है, NOT नोट, या फिर कई बार आप सब्जेक्ट भी ढूंढने लग जाते हो। अगर ध्यान दें नीड और डेयर के जस्ट बाद नोट या सब्जेक्ट में से कुछ भी आया तो नीड और डेयर काम करने वाले हैं, किस चीज़ का काम करने वाले हैं, मोडाल्स का काम करने वाले हैं। किस चीज़ का काम करने वाले हैं, मोडाल्स का काम करने वाले हैं। और मोडाल्स का काम करेंगे तो मोडाल्स के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये तो आपको पता है, अभी बताया है मैंने। कोई भी मोडाल्स है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही अगला पॉइंट जो है कि अगर नीड या डेयर के बाद नोट या सब्जेक्ट ना मिले, ना तो नोट मिल रहा है और ना ही सब्जेक्ट मिल रहा है, समझ में आ रही बात, ना तो नोट मिला है ना ही सब्जेक्ट मिला है, तो उस केस में आपका जो नीड और डेयर होता है ना वो काम करता है मेन वर्ब का। किस चीज़ का काम करता है, मेन वर्ब का। पहले आपको पहचान करनी है कि वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल्स है या फिर वो मेन वर्ब है। और वो आपकी पहचान किससे होगी, वो आपकी पहचान होने वाली है इस पॉइंट से। किस पॉइंट से पहचान होने वाली है, इस पॉइंट से पहचान होने वाली है। या तो आपको नोट मिलने वाला है या फिर आपका सब्जेक्ट मिलने वाला है, समझ में बात है। या फिर नोट या सब्जेक्ट कुछ भी ना मिले, समझ में आई बात। अगर नीड और डेयर के बाद नोट या सब्जेक्ट मिल रहा है तो नीड और डेयर काम कर रहा है किस चीज़ का, मोडाल्स का। और मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन नीड और डेयर के बाद, अगर नीड और डेयर के बाद नोट या सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये काम किस चीज़ का करने वाला है, मेन वर्ब का काम करने वाला है। और मेन वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आएगी वो आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं जिसको आप इन्फिनिटिव बोला जाता है, समझ में आई बात है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब भी मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा। क्लियर है पॉइंट। जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हैं ये आपका इन्फिनिटिव होता है। तो नीड और डेयर जब भी मेन वर्ब का काम करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो बात। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर मान लो मैं कहूँ कि वी नीड हेल्प द पुअर, वी नीड हेल्प द पुअर, आपको पहचान करना है कि इसके अंदर नीड क्या है। ध्यान रखो, ध्यान से सुन लो। बहुत सारे बच्चे आप सोच रहे हो कि जी ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो मोडाल्स है। क्लियर है पॉइंट। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मोडाल्स नहीं है। क्लियर पॉइंट। ये फर्स्ट फॉर्म जरूर है
लेकिन ये मोडाल्स नहीं है। कभी भी इस तरीके से आपको किसी भी सेंटेंस को जज नहीं करना है, हमेशा इस तरीके से करना है, इस तरीके से चलो। समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो नीड दिया गया है, यहाँ पर जो नीड दिया गया है, ध्यान से समझना, इस नीड के तुरंत बाद क्या किसी भी बच्चे को, इस नीड के तुरंत बाद क्या किसी भी बच्चे को नोट दिखाई दे रहा है? नोट क्या दिखाई दे रहा है? नोट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। सब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो? नहीं दे रहा है। ना तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ना नोट दिखाई दे रहा है। तो अगर सब्जेक्ट या नोट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो ये तो अपनी क्या हुई? मेन वर्ब। क्या हुई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव। बिल्कुल सही जवाब बच्चे, इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलत है। क्या है? गलत है। इस सेंटेंस को ठीक करेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? इस सेंटेंस को, हमारा सेंटेंस बनेगा वी नीड टू हेल्प द पुअर। क्या बनेगा? वी नीड टू हेल्प द पुअर। हमारा सेंटेंस ये बनने वाला है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही गलत होगा। क्लियर है? तो हमेशा नीड और डेयर के बारे में हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं कि अगर मान लो सेंटेंस आया यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर क्वेश्चन ऐसा है यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, तो इस क्वेश्चन को समझना आप क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जो नीड है इसके तुरंत बाद आपको नोट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नोट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये नोट आपको दिखाई दे गया। बिल्कुल सही बच्चे, नोट दिखाई दे गया। तो ये नीड क्या है? हमारा मोडाल्स है। क्या है? मोडाल्स है। और मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है ये बिल्कुल पता है आपको। लेकिन गिवन क्या है? गिवन है टू वरी। क्या है? गिवन है टू वरी। तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो इस सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही जवाब है ये नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। क्या लिखने वाले हैं? यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो इस सेंटेंस को आप लिखेंगे इस तरीके से। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो क्या बच्चों आपको पता चल गया कि नीड और डेयर जो होते हैं वो नोट या सब्जेक्ट अपने बाद में लेने के बाद लगभग आपका 99 नहीं 100% सब्जेक्ट का काम, सॉरी मोडाल्स का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? मोडाल्स का काम करते हैं। और नीड और डेयर के बाद नोट या सब्जेक्ट नहीं आता है तो वो काम करते हैं आपके मेन वर्ब का। किस चीज़ का काम करते हैं? मेन वर्ब का काम करते हैं। नीड और डेयर कब मेन वर्ब का काम करते हैं? कब आपका हेल्पिंग वर्ब का या मोडाल्स का काम करते हैं? तो अगर नोट या सब्जेक्ट आता है तो आपका मोडाल्स का काम करते हैं। नोट या सब्जेक्ट नहीं आता तो वो मेन वर्ब का काम करते हैं। ऐसे ही जो अगला पॉइंट है आपका वो यूज टू का है। तो लास्ट जो पॉइंट आपका मोडाल्स से रिलेटेड जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो यूज टू को लेके है। तो यूज टू भी आपका कई तरीके से काम करता है। बेसिकली तो ये दो टाइप से काम करता है जो कि आपको बताया जाता है नॉर्मली। कितने तरीके से काम करता है? दो तरीके से। मोडाल्स तो है ही, ये सबको पता है। मोडाल्स तो है ही, मोडाल्स का तो ये काम करने वाला है ही। साथ में ये काम करेगा अब किस चीज़ का? एडजेक्टिव का। किस चीज़ का काम करेगा बच्चों? मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। मेन वर्ब का काम करेगा तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि यूज टू आपका मेन वर्ब का काम नहीं करता, यूज वर्ब मेन वर्ब का काम होता है। जैसे कि मैं ये पेन यूज़ करता हूँ इस बोर्ड पे चलाने के लिए, आई यूज़ दिस पेन। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो भाई यूज वर्ब आपकी होती है, यूज टू आपका एडजेक्टिव या फिर मोडाल्स ही होता है, वो आपका मेन वर्ब का काम नहीं करता है। अब आपको जैसे कि पता है कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होती है। क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होती है। अब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होती है तो ध्यान समझो कि भाई आना तो इसके बाद फिर नाउन ही है। क्या आना है इसके बाद? नाउन ही आना होता है।
क्लियर पॉइंट। अब नाउन अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाउन की जगह पे वर्ब आ गई तो हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, वर्ब को जीरंड फॉर्म में यूज़ कर देंगे। जीरंड भी आपका किस चीज़ का काम करता है? जीरंड, जीरंड जो होता है वो भी आपका नाउन के तरीके से ही काम करता है। तो ध्यान से समझ लो, मोडाल्स के बाद का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मोडाल्स के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज हो जाती है। क्लियर पॉइंट। एक्टिव पैसिव के बारे में मैं बता चुका हूँ, बहुत वीडियो हैं इस चैनल के ऊपर, आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो यूज टू कब मोडाल्स का काम करता है, कब आपका यूज टू एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसके लिए भी आप एक सिंपल स्ट्रक्चरल बेस्ड ट्रिक देख लें। ट्रिक क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से समझना, किसी भी सेंटेंस में यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब। यूज टू से पहले क्या नहीं है? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है। पॉइंट क्या है कि यूज टू से पहले ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो और ना कोई मेन वर्ब हो, तो यूज टू आपका काम करेगा मोडाल्स का। किस चीज़ का काम करेगा? मोडाल्स का। इसी तरीके से दूसरी जगह पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई या कोई मेन वर्ब आ गई और फिर आपका यूज टू यूज हो रहा है, फिर आपका क्या यूज हो रहा है? यूज टू यूज हो रहा है। तो ध्यान से समझना, ये यूज टू आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ये यूज टू आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर है पॉइंट? समझ आए बात? देखो, दो ट्रिक हैं आपकी। पहली ट्रिक क्या है कि भाई एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा, दूसरी ट्रिक क्या है आपकी कि मोडाल्स का काम कैसे करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यूज टू से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई मेन वर्ब आ जाए, यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई मेन वर्ब आ जाए, तो समझ लो यूज टू आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो समझ लेना है आपको कि वो काम किस चीज़ का कर रहा है? आपका मोडाल्स का कर रहा है। और मोडाल्स के बाद आपको पता है कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आती है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्लियर पॉइंट? तो नाउन अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नाउन नहीं आता है तो वर्ब आती है, तो उस वर्ब को कन्वर्ट किया जा सकता है आपका किस में? नाउन में जीरंड की फॉर्म लगा के। ठीक है, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इजीली। He used to smoke। तो यहाँ पे ध्यान से समझना आप कि जो यूज टू यूज किया गया है, क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है? क्या इससे पहले कोई वर्ब है? नहीं है। समझ आए बात? तो पॉइंट सिंपल क्लियर है कि ये आपका मोडाल्स है, और मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि गिवन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? ठीक है, दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, अगर मैं कहूँ कि ही वॉज यूज टू स्मोक। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से समझना, ही वॉज यूज टू, अब यूज टू यूज किया गया है, तो इससे पहले क्या यूज कर रखा है? इससे पहले वॉज भी यूज कर रखा है। तो हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। क्या आ चुकी है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी बिल्कुल भी। किस में आएगी? आईएनजी में आएगी। तो यहाँ पर स्मोक यूज नहीं होना है। क्या यूज होना है? स्मोकिंग। क्लियर है पॉइंट? क्या यूज होना है? स्मोकिंग यूज होना है। तो इस तरीके से हम मोडाल्स को क्रैक करेंगे। मोडाल्स के बारे में जो बेसिक आपकी एरर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एरर्स को क्रैक करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है। He used to in a mansion
in a mansion, but now he has got, but now he has got used to in a hut. अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान दें, ए ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, बी ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 4, लीव, या लिव। बी ऑप्शन है लीव्ड या लिव। सी ऑप्शन है लिव या लिविंग, और डी ऑप्शन है लिविंग या लिव। तो जल्दी से है ना इसका आंसर बताएं आप समझ के, कि जैसे है ना 4 ऑप्शन आपके पास, ही यूज्ड टू इन अ मैंसन बट नाउ ही हैज़ यूज्ड टू इन अ हट। तो यहाँ पर लिव वर्ब भरनी है आपको दोनों ऑप्शन में। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा आंसर। यूज टू जो है यहाँ पर, यूज टू क्या है यहाँ पे, यूज टू। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्लियर पॉइंट, कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये मोडाल्स है। क्या है ये, मोडाल्स है। और अगर ये मोडाल्स है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इस यूज टू से पहले अगर आप देखोगे तो इस यूज टू से पहले आपकी हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद जो यूज़ होने वाला है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ के साथ आईएनजी यूज़ होने वाला है। मतलब सिंपल है कि ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए क्या यूज़ होगी, आपकी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। तो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड नंबर पे आईएनजी वाली फॉर्म आपका सी ऑप्शन में गिवन है। तो आपका आंसर जो रहेगा वह सी ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने मोडाल्स के बारे में सीखा है। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, आज की सेकंड क्लास आपकी है जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। जैसे कि इससे पहले वाली जो क्लास है ऑक्सिलरी वर्ब की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल में बताया मैंने आपको। ऐसे ही ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि मोडाल्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है। हालांकि मोडाल्स का इंडिविजुअल टॉपिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इन वीडियो को देखो, इन वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कीप मी वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।